गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन है उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। किसी भी संगठन के लिए ज़रूरी है कि वो किसी नियम उपकरणों के आधार पर अपने कार्य को संचालित करता रहे और जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बीच में समन्वय इस बात पर आधारित करता है कि वो किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं। तो इसलिए किसी भी संगठन की कुशलता के लिए जो उसका मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लाभ किस हिसाब से अर्जित किया जाए। उस लाभ अर्जन के लिए और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्रियाओं को उसी दिशा में निर्धारित करें, दिशा निर्देशों का पालन करें। तो उसके हिसाब से जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रतिपादित किया गया है, उनका फॉर्मेशन किया गया है, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। जो पहला प्रिंसिपल है, जो पहला सिद्धांत है, वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी संस्था जो है, अगर उसका मूल्य उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है तो हम फल पाने की कामना नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ मस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग यानी ईच एंड एवरी प्रोसेस। जो दूसरा इसका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता है कि जो संगठन है ये विभिन्न व्यक्तियों के जो सामूहिक प्रयास हैं और विभिन्न संसाधनों का जो उपयोग किया गया है उनके अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक तरीका है, एक साध्य है। तो इसके हिसाब से हर व्यक्ति को उसकी कुशलता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए, जिसके हिसाब से वो उस कार्य को पूर्ण कर सकता है और वो उसकी काबिलियत के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। जो तीसरा इसका प्रिंसिपल है वो आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का सिद्धांत। जो समन्वय का सिद्धांत है, जैसे कि आपको पता ही है कि जब हर एक व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में पता चल जाएगा, उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से, कुशलता के हिसाब से कार्य आवंटित हो जाएगा, तो एक तरीके से जो विभिन्न कार्य हैं, जो विभिन्न विभाग हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स all the activities processes are properly coordinated and synchronized in a proper manner। तो समन्वय स्थापित करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अगला जो इसका है ऑब्जेक्टिव वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार का सिद्धांत। तो कोई भी जो संगठन है बेसिकली वो मस्तिष्क कहा जाता है, जहाँ से दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं, जहाँ से जो पॉलिसीज़ हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो इसके माध्यम से आप अपने कार्य को नीचे बांटते हैं, जो नीचे की हायरार्की है उनको अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए कार्य को सौंपा जाता है। तो बेसिकली जो अधिकार के बारे में बताया जाए वो ये है कि उपक्रम में अधिकारों के हिसाब से निर्धारित किया जाता है और किस तरीके से उससे नीचे जो सबॉर्डिनेट है उनको सौंपा जाता है। जो अगला इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली यही नहीं कि अधिकार मिल जाना या अपने अधिकार को नीचे सौंप देने से कार्य पूर्ण हो जाता है। इसके हिसाब से ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाए। हर जना अपने हिसाब से आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। वो जो भी क्रियाएं करता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है, तो उसके लिए उसकी एक जो आंसरेबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, वो किसके प्रति होता है? वो अपने जो टॉप मैनेजमेंट है, अपने जो उसका जो मैनेजर है, उसका जो सुपीरियर है, उसके अनुसार होता है। तो हर कर्मचारी को अपने स्पष्ट रूप से क्रियाओं के बारे में पता होता है और उन्हें निर्वाह भी करता है। अगला जो है इसका सिद्धांत वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का सिद्धांत। जैसे कि आप चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जब क्रियाओं का निर्धारण हो चुका है, उनमें समन्वय स्थापित हो चुका है और व्यक्ति को भी उसके अनुसार विशिष्टीकरण के अनुसार कार्य मिल चुका है, सौंपा जा चुका है, तो एक तरीके से यहाँ पे आप कंट्रोल को देख सकते हैं, एक नियंत्रण को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार सारी की सारी जो क्रियाएं हैं एक सीमित क्षेत्र में, आपके नियंत्रण के क्षेत्र में होती हैं और सब वो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और आप उस पर एक कुशल तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अगला इसका जो सिद्धांत है वो है अपवाद का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसी जटिल समस्याएं होती हैं जो रोज़मर्रा के उसमें तो नहीं आती हैं, कभी कभी आपके पास आती हैं। तो इसलिए उन समस्याओं के हिसाब से जो उच्च प्रबंधक है वो किस हिसाब से निर्णय है लेने की उसकी क्षमता है, किस तरीके से उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन के हिसाब से आती हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पेचीदे किस्म की जटिलताएं वाली कुछ इस तरीके से आपकी समस्याएं होती हैं, वो उत्पन्न होती है, उनके लिए क्या दिशा निर्देशन होता है, नीति निर्माण होती है, वो उच्च जो आपका प्रबंध है वो निर्णय लेता है। अगला है आपका
अनुरूपता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक रूपता, माने एक रूपता पूरे जो संस्था है उसमें बनी रहनी चाहिए। और ये भी आवश्यक है कि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं वो एक दूसरे के समय में एक दूसरे को ढंग से तालमेल बैठा सकते हैं। एक रूपता इससे बनी रहती है। जब सबको पता है कि हर जन एक जैसा कार्य कर रहा है तो इससे क्या होगा, कोई डेविएशन जो होंगे, विचलन होंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर आते भी तो आप उन्हें ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगला इसका जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न, निरंतरता ये चीज़ें गतिविधियाँ चलती रहती हैं, निरंतरता जो क्रियाएं हैं वो संपादित होती हैं और समय समय पर परिवर्तन होने के साथ भी आप नए नए निर्णय लेते हैं। और आधुनिकता के युग में आप क्या करते हो, निर्णय को अपने हिसाब से संस्था को ढाल के और निरंतर आगे और बढ़ते रहते हैं। तो वो यहाँ पे बताई गई है। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है आदेशों की एक रूपता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि एक जो सबॉर्डिनेट है, कार्यकर्ता है, वो केवल एक ही अधिकारी से अपने आदेश प्राप्त करता है। और जो सामान्य कर्मचारी होते हैं उनकी जो जवाबदेही होती है, उनके ऊपर जो एक तरीके से सुपरविजन पर्यवेक्षण करता है, वो उसके ऊपर जो बॉस होता है वो उस पर नज़र रखता है और ध्यान करता है। और पर्यवेक्षक जो होता है श्रमिक पर एक तरीके से नियंत्रण कर सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षक हो गया वो जो श्रमिक है उससे उच्च श्रेणी में ऊपर होता है। और एक तरीके से कमांड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उसमें आदेशों की क्या होगी, एक रूपता भी बनी रहेगी। तो जो आदेश होंगे वो ऊपर के हायरार्की से नीचे की हायरार्की को मिलेंगे, यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को क्या होंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि आदेशों की मात्रा में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो श्रमिक है, उनको आदेश जो प्राप्त होता है वो अपने उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं उनसे प्राप्त होता है और वो उनका ही अनुसरण करते हैं। तो ये चीज़ इसमें समझाई गई है। अगली चीज़ के बारे में इसके बताना चाहूँगा कि इसका जो आखिरी सिद्धांत है वो आपको कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन यानी व्याख्या का सिद्धांत। जो प्रत्येक कर्मचारी के अपने कर्तव्य और दायित्व जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से होते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से क्लियर एग्जैक्ट होना चाहिए, उनके दायित्व के बारे में पूर्ण तरीके से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या कार्य करना है। तो यहाँ पे जब गोल आपके यानी उद्देश्य आपके पहले से निर्मित हैं, क्लियर हैं, जो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हर व्यक्ति को बारे में पता होता है उसे कब क्या काम करना है और किस अवस्था में क्या काम करना है, उसके लिए क्या व्यवस्था उसे बैठानी है। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन के बारे में बताया गया, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। थैंक यू।